हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर, मतलब सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स किसी भी सेल के। अब सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होता है? लार्ज एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो ये क्या होता है कि सबसे बड़ा लार्ज ऑर्गेनेल होता है जो कहाँ पे? सेल के सेंटर पे लोकेटेड होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल शेप में, डेंस एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो सेल के सेंटर पे होता है। मतलब एनिमल सेल के तो सेंटर में होता है, और जो प्लांट सेल होता है उनके पेरीफेरी में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर पे ही होता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट होता है। और शेप कैसी होती है इसकी? स्फेरिकल होती है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, हर सेल के अंदर एक जो है स्फेरिकल शेप में एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर, हर सेल का एक होता है। वैसे हर सेल के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म, और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो सेल के बाहर आउटर कवरिंग होती है, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, दूसरे सेल से अलग करती है, उसे प्रोटेक्ट भी करती है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जो जेल लाइक, ये क्या होता है? सब्सटेंस होता है। उसके अंदर ही एक होता है राउंड, मतलब स्फेरिकल शेप में एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये सबसे लार्ज होती है, और ये इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का। तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का। अब इसको हम देख कैसे सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। सेल को भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियस को भी देख सकते हैं। इसको भी आप स्टेन करके, डाई करके जो है बहुत ईजिली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये भी साइटोप्लाज्म से अलग होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक सेकेंड। ये जो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल पे भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, उसे प्रोटेक्ट भी करती है। तो वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो अब आउटर कवरिंग होती है ना, ये जो आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को किससे अलग करती है? साइटोप्लाज्म से। क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो उससे कौन उसे अलग करता है न्यूक्लियस को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है? एक होती है आउटर कवरिंग जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये पोरस होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है ना, तो वैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है। मतलब जो भी सब्सटेंसेस, मटेरियल है, वो बहुत इजीली आर पार हो सकते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म से सब्सटेंसेस जो है न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि टाइनी पोर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये क्या एक्ट करता है? कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है सेल का। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बिकॉज ये कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है। बिकॉज जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल की, वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और उसकी जो वो कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की, वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, इतना देख लिया। अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। अब आगे देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस तो खुद भी एक स्फेरिकल शेप में एक बॉडी है, लेकिन उसके अंदर एक और स्फेरिकल शेप बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर। अब इसको देखने के लिए आपको क्या, मतलब इसको भी आप कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखेंगे, लेकिन आपको हायर मैग्निफिकेशन वाला जो है माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी देखनी है। तो इसलिए बहुत हायर मैग्निफिकेशन वाला जो माइक्रोस्कोप यूज करके ही आप इसको देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? जीन्स होते हैं। अभी जीन्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको आगे बताती हूँ, लेकिन आपने कई बार सुना भी होगा कि भाई इसके अंदर तो अपने फादर के जीन्स आए हैं या मदर के जीन्स आए हैं। ये मतलब इसकी आंखें जो है अपने पापा जैसी हैं, या इसके बाल इसके मम्मा जैसे हैं। आपने सुना भी होगा। तो कैसे होता है? थ्रू जीन्स।
तो वो जीन्स किसके अंदर होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इस क्रोमोसोम को हम तभी देख सकते हैं जब हम सेल को डिवाइड करें, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मतलब एक सेल को ही माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना डिफिकल्ट होता है, उसका न्यूक्लियस देखना, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो देखना, तो उसको तभी देख पाते हैं जब सेल को हम डिवाइड करें, बिकॉज पतले 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 से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब जितना भी लिविंग मटेरियल है ना, मैटर है सेल के अंदर, अभी एक जो सेल है उसके अंदर जितना भी लिविंग मैटर है उस सबको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस भी, इन सबको इंक्लूड करके जितना भी लिविंग मैटर है, जितना भी कंटेंट है एक सेल के अंदर जो लिविंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। आपको न्यूक्लियस के बारे में क्लियर हो गया? क्या होता है कि एक स्फेरिकल शेप बॉडी होती है, हर सेल के अंदर एक ही होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बिकॉज ये कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है। मतलब सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है, और वो पोरस भी होती है। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर एक होती है स्फेरिकल, एक और बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स। अब ये जीन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं आगे। लास्ट इज जीन। तो जीन क्या होते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या हुआ कि जीन्स क्या होते हैं? जो जीन्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ये जीन्स क्या करते हैं? वो ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग के अंदर। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? बच्चे। मतलब जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन ट्रांसफर करता है? हेरिडिटरी ट्रांसफर कौन करता है? जीन्स। पेरेंट्स से बच्चों के अंदर। तो इसलिए इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है? कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यही जो है वो ट्रांसफर करता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ट्रांसफर करता है उनके बच्चों में। आपने कई बार सुना होगा ना, तो इसके फादर की आईज ब्लू कलर की, इसीलिए इसकी भी आईज ब्लू कलर की आई हैं, या इसके मदर के हेयर कर्ली हैं इसलिए इसके भी हेयर जो है कर्ली हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पेरेंट्स के बच्चों के अंदर कैसे आते हैं? थ्रू जीन। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ से इसकी वजह से ही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अगर मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाए जीन्स का, तो उसकी वजह से जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। मतलब पेरेंट्स के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो कई कई बार ऐसा भी होता है। अदरवाइज जीन क्या होता है? जीन जो होते हैं क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये जीन्स क्या करते हैं? यही ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के बच्चों के अंदर। मतलब आपने कई बार घर पे भी सुना होगा, इसके पापा के ऐसे हैं आइस है इसलिए इसकी आइस ऐसी हैं, या इसका फेस ऐसा है, इस पापा का ऐसा है तो इसलिए इसके भी इसका ऐसा है, या मदर का वैसा है। तो जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो जीन्स होते हैं वो ही ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? उनके बच्चे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।